पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं जेएनयू का एक रूम दिखाने वाला हूँ। ये रूम जो है रिसर्च स्कॉलर का है। सुजल है हमारे साथ जो रसियन स्टडी में पीएचडी कर रहे हैं, उनका ये रूम है। और ये रूम बहुत ही खूबसूरत है। मतलब एवरेज जो रूम होते हैं, जैसे मेरा रूम बहुत गंदा है, लेकिन सुजल का रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज है और रियल पीएचडी स्कॉलर जैसा लगता है, जैसे बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा रूम कैसा होता है। ये झेलम हॉस्टल है। रूम नंबर नहीं बताऊंगा कि आप लोग चले आएँ, लेकिन इन जनरल काफ़ी अच्छा रूम है। और ऐसे रूम होते हैं जेएनयू में जब भी पढ़ाई करने के लिए बातें हैं। होता क्या है कि जेएनयू में जब मास्टर्स में आप होते हैं तो डबल सीटर में आपको एक जगह मिलती है, मतलब दो लोग रहेंगे एक रूम में। लेकिन जैसे आप सीनियर हो जाते हैं, पीएचडी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद आपको सिंगल सीटर रूम मिल जाता है, तो आप अकेले इस रूम में रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। यहाँ पे बेड भी मिलता है, लेकिन सुजल ने बेड नहीं लगवाया है क्योंकि शायद इन्होंने फ्लोर का अच्छे से अपना मैनेज कर लिया है उसकी वजह से। तो ये है सुजल, इनका रूम है। ये रसियन से पीएचडी कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, मतलब बाहर भी जाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और अलग अलग कामों में रहते हैं। अभी हम लोग रूम पे बात करेंगे सुजल। तो सबसे कितने पहला तो हाँ, भैया थैंक यू कि आपने मतलब इस रूम का वीडियो बनाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए समय निकाला, और आपके व्यूअर्स का भी थैंक यू और वेलकम। और सुजल के बारे में कुछ और आप बात बता दूं कि सुजल ने रूम जितना क्लीन करा है, बातें करने का तरीका भी वही है। सुजल एमपी से हैं और यहाँ कितने सालों से हैं सुजल आप जेएनयू में? भैया मुझे 8 साल हो गया। ये मेरा 9वां साल शुरू होगा। मतलब मेरा ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी का सफ़र पूरा जेएनयू से रहा। आप और भी हॉस्टल्स में रहे होंगे। जैसे मैं मास्टर्स में जब था तो मैं पहले माही मांडवी में था, ये थर्ड रूममेट। उसके बाद मैं जाता हूँ दामोदर। फिर जब मैं पीएचडी में आता हूँ तो लोहित जाता हूँ। उसके बाद मैं झेलम आया हूँ। तो आपकी जर्नी कैसी रही अलग अलग हॉस्टल्स की? सबसे पहले जब मैं आया था तो मेरे मतलब एक कजिन थे, हम्म। तो उनके साथ मैं लोहित में थर्ड रूममेट की तरह 6 महीने रहा। तो एक थर्ड रूममेट का भी सफर एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सफर रहता है। नहीं, वो वो काफी कुछ सीखने बहुत को मिलता अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है। है कि जैसे जेएनयू में वैसे जितने भी लोग होते हैं, जो दिल्ली में एक लिमिट है, उसके बाहर के हैं, सबको हॉस्टल मिलता है। पहली बात तो जेएनयू की है। जैसे आप बीयू जाएंगे तो 100 में से दो लोग को, एक लोग को हॉस्टल मिलता है। और यहाँ का जो हॉस्टल सिस्टम है काफी फेयर सिस्टम है। रोल नंबर और रैंकिंग के हिसाब से मिलता है। मिलता है सभी को। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि शुरू के 2-3 महीने अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप बाहर जाके रहें। उससे बेहतर जेएनयू ने एक सिस्टम करा हुआ था, अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अभी कर कि आप ऑलरेडी जिस रूम में दो लोग रहते हैं, वो दोनों की कॉन्सेंट से आप उस रूम में रह सकते हैं। आपका मेस स्टार्ट हो जाएगा और आप थर्ड रूममेट बन के वहां रह सकते हैं। आपका जब हॉस्टल अलॉट होगा तो आप किसी और हॉस्टल जा सकते हैं। एक चीज इसका एक बड़ा फायदा ये भी था कि जब मैं आया था हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो उतनी सक्षम नहीं है कि हम बाहर रह के अफोर्ड कर पाते हैं जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज में लोग रहते हैं, जेएनयू में भी रहते हैं। तो जब हॉस्टल मिला और मेस चालू हो गया तो बड़ी खुशी हुई कि यार सही है, 3,000 रुपए में मंथली तो 2500 के आसपास 2500 के आसपास था लोहित का वेस्टफील्ड। तो मतलब कि आराम से गुजारा हो जाएगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद झेलम मिला मुझे। तो झेलम का निवासी मैं, आप कह सकते हैं कि 7 सालों से झेलम में रहा। झेलम में पहले आप डबल सीटर में रहते रहोगे? डबल सीटर में रूम नंबर 32 है, उधर बंकर बोलते हैं उसे। नीचे? हाँ, जैसे आज आज हमने भूकंप के झटके महसूस किए, हाँ। तो वहां पे भी लोग बोलते थे जो पुराने पीएचडी स्कॉलर्स थे कि यहाँ पे अगर एटम बम भी गिर जाएगा ना तो वो रूम बच जाएगा, क्योंकि वो एकदम किनारे में है और बंकर की तरह ही बनाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, आज भूकंप के झटके आए थे तो ये भी कहा जा रहा था कि ये बहुत पुराना हॉस्टल है, लगभग 40 साल पहले का हॉस्टल है। तो इस पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। नई बिल्डिंग्स हैं, उन पे खतरा है। बेखतरा है। इस रूम को आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं एक ही चीज देखूंगा, सुजल यहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं, आप अपने से अपना टूर करा दीजिए कि कैसे आप अरेंज करते हैं। उठने का टाइमिंग से लेके सारी चीजें कैसे आपने व्यवस्थित करी हुई हैं। देखिए मतलब क्योंकि पीएचडी में क्लासेस तो होती नहीं है, ज़्यादातर काम हमें खुद ही करना होता है। जो रिसर्च का काम है, लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा कर उसको लिखना है बैठ के। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रूम में बैठने का काम करता हूँ, और जब मुझे पढ़ना होता है तो लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो यूजुअली मतलब ज़्यादातर मैं 9-10 के बीच में ही उठता हूँ। मैं सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। तो आपका तो ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है? ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, फिर मैं लाइब्रेरी में या एसआईएस कैंटीन में ब्रेकफास्ट करता हूँ। लेकिन मैं दूसरों को ये सलाह नहीं देता कि मत उठिए, आप उठिए। लेकिन टोटल हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस देख के लग रहा होगा ये मेंटेन करते हैं दूसरे तरह से खाने का। जो सबसे अच्छी बात है सुजल के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेटजी बहुत कम लोग अपनाते हैं। या तो पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहते हैं या पूरे टाइम रूम पे रहते हैं। लेकिन ये कि पढ़ने के लिए वहां जाऊंगा, लिखने के लिए यहाँ जाऊंगा, मैं भी पसंद करता हूँ अपने रूम पे रह के पढ़ना। रूम पे रह के पढ़ना, क्योंकि आप तो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, और आप मतलब आपको लिखना ही है। आपने जो लाइब्रेरी में पढ़ा, जो नोट्स बनाया आपने, उसको आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में या फिर एक टेक्स्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। और एक बात और है कि सिंगल सीटर मिलने का एक फायदा ये हुआ कि शांति बहुत है। ये पूरा ड्रॉयर होता है जहाँ पे सामान बहुत रखा होगा, खोलने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्पेस है इसमें, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं, कमरे भी रख सकते काफी हैं, बहुत काफी चीजें रख सकते स्पेस हैं। है उधर। ऊपर का भी स्पेस है, पीछे बालकनी है। ये भी जेन्यू वाले लगा के देते हैं।
अब सोचो आपके उन्होंने सोच रखा है कि भाई इनके पास किताबें किताबें होंगी तो उसको रखने के लिए जगह भी दी है। और यही सबसे ज्यादा जैसे हम लोग फ्लॉन्ट करते हैं जब किसी के रूम में जाते हैं, तो किसी को बड़ा स्कॉलर इसी बेस पे माना जाता है कि उसी का पूरा था किताबें भरी हुए हैं। अभी सुजल के पास भी काफी भरी हुई, मेरे पास तो अभी कम होंगी। एक और दोस्त है हम लोग के विंग में, राहुल, उनका भी कभी कराऊंगा, उनके रूम में भी बहुत किताबें हैं, उन्होंने तो अलग से लाइब्रेरी वाला रख रखा है। तो स्कॉलर्स के रूम ऐसे ही होते हैं यूजुअली। अब इसको कंपेयर करने की जरूरत है आपको यूपीएससी वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम में से भी बहुत लोग तैयारी कर रहे थे जब मुखर्जी नगर ओआरएन में रहते हैं। मैं पहले एक समय में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मास्टर्स के दौरान में। एक बार मध्य प्रदेश का प्री निकला मेरा, तो थोड़ा होप जागी, लेकिन उसके बाद कोरोना ने दस्तक दे दी थी। तब तक तो सब ठप हो गया और एक मैं उसके। यहाँ पे और बताता हूँ कि जो लोग पीएचडी में होते हैं, खासतौर पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहुंचते पहुंचते उनका यूपीएससी से मोह भंग हो जाता है। और एक बड़ा रीजन है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये किताब देखिए आप, ये क्या है, इसको जुल बताना। लॉजिस्टिक्स एंड डिप्लोमेसी का पार्ट 2 है ये। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस के बाद एडिटेड वर्जन है, इसमें सारे आर्टिकल्स हैं, हमारे भी प्रोफेसर्स के आर्टिकल्स हैं। आप सोचो कि इस तरह की किताबें, क्या यूपीएससी के जो फैकल्टी भी, मैं खुद भी पढ़ाता था, हम लोग भी वहाँ बहुत एवरेज चीजें पढ़ाते हैं और बहुत एवरेज चीजें चलती हैं। एज ए स्कॉलर आप उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उस तरह की चीजें देखते हैं और आपको रखनी पड़ती हैं, वो किताबें रखनी पड़ेंगी, आर्टिकल्स रखने पड़ेंगे। इस रूम में और कैसे ऑर्गेनाइज करा, ये रूम तो वैसे नहीं था, आपने कुछ चीजें इसमें कराई हैं, ठीक कराई। जी जी। तो मतलब जब भी हम आते हैं ना, जब भी किसी जेएनयू के किसी भी हॉस्टल में आप जाएंगे तो एक जर्जर अवस्था में आपको मिलेगा। तो जब मैं आया इस रूम में तब मेरे साथ भी यही हुआ कि एकदम जर्जर अवस्था में था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो पीएचडी में है और अकेला खुद का रूम है, तो कुछ पैसा खर्च करके अच्छे से भी इसको डेकोरेट किया जा सकता है। तो उसका हाँ, ज़्यादा भी मिल रहा था उस समय, शुरू हो गया था, तो लगा कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अच्छे से इसको डेकोरेट किया जाए। तो उसके बाद ही मैंने पेंट वगैरह करवाने ये के बाद। ऊपर वाला दिखाना सुजल का जो खाद पाता है, यहाँ पे जो आप देखिए, ये क्या लिखा है सुजल ने, देखिए, लिव लव लाफ। तो पहले इसका ऑर्डर मतलब थोड़ा सा चेंज था, पहले लव था, लिव था, फिर लाफ था। हाँ, पर फॉर मी, यू हैव टू लिव टू लव टू लाफ। पहले आप जिएंगे, उसके बाद। इसको एक बार और अच्छे से करते हैं, इसको डिबेटेबल बनाते हैं। पहला है कि जिंदा रहेंगे, इसको हॉब्स की एक फिलॉसफी है, उनके हिसाब से भी है कि सारी जो यूटिलिटी है, प्लेजर है, कि हर लोग सुख और दुख तभी फील कर पाएंगे जब हम जिंदा हो। जिंदा होंगे। अगर जिंदा नहीं है तो दोनों चीजें मीनिंग है। तो सबसे बेस में क्या है कि आपको जिंदा रहना है और जीना है, जुड़ना है। उसके बाद फिर आपको मोहब्बत भी करनी है, बिल्कुल। और मोहब्बत करने के बाद खुश भी रहना है। खुश भी। बहुत बार मोहब्बत करने के बाद लोग दुखी भी हो जाते हैं। एक तो पार्ट और वो है, वो सजाने के हिसाब से देखिए, ये देखिए, ये कैफे व्यू है, सुजल ने खुद से लगाया है, हर रूम पे ये नहीं मिलता है। हाँ, ये एक्चुअली जब मतलब कई बार ऐसा होता है हॉस्टल में, अब आप दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो कभी आपका मन होगा कि बढ़िया गाने बजाए और अच्छी एकदम स्मूथ लाइट में, कम लाइट में गाने सुने जाएं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त यार आ जाते हैं तो पार्टी भी होती है। ये पैसे बचाने का तरीका भी है, क्योंकि यहाँ से हौज जाए नहीं, हौज खास बहुत नजदीक है। तो डीयू में जब मैं था तो वहाँ पे क्या होता था कि चलो हौज खास चलते हैं। जब से मैं जेएनयू आया हूँ, ड्यू नॉर्थ कैंपस से हौज खास आने की हिम्मत थी, यहाँ से हौज खास जाने का मन नहीं करता, हाँ, क्योंकि अब लगता है यार जेएनयू में पीएसआर में बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। इतना इतना सुंदर कैंपस है कि आप कहीं भी बैठ जाएंगे तो आपको हौस खास के कितने क्लब से अच्छा ही और यहाँ रात वाले कैफे भी हैं कि रात में भी व्यू मिल जाता है। तो ये है रूम सुजल का पूरा। किताबें अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल से, किताबें आपकी कोई फेवरेट किताब है जो आपने मतलब लगाई हुई है यहाँ पे। मैं हाँ, मतलब ये किताब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस दुनिया में जब से ह्यूमैनिटी मतलब पनपी है, तब से ही हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये है द वर्ल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें, इस किताब में सारे मतलब क्या कहते हैं, आप देखेंगे अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो हर छोटी छोटी जगह में आपको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, आपको नेशनैलिटी के लिए कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको मतलब स्टार्टिंग, ह्यूमैनिटी की स्टार्टिंग से अभी तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक में बहुत अच्छे से कवर ये किया यार, है। ये किताब आप देखेंगे, थोड़े से पेजेस इसके डिफरेंट लगेंगे। हाँ, इस वजह से जेएनयू के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्राउंड में होते हुए भी, क्योंकि वो रीडिंग्स करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो कितना आपको सुजल, जैसे बाहर अगर आप रहते, बाहर कभी आप रहे हैं यहाँ कैंपस के बाद? नहीं, मैं कभी नहीं रहा। मैं हमेशा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे जेएनयू ने हमेशा अपने साथ रखा। हॉस्टल में रहने के बहुत फायदे हैं, ठीक है। जो लोग भी बहुत बार क्या करते हैं, बच्चे जेआरएफ मिलता है तो कैलकुलेट करते हैं कि अंदर रह के हमें पैसे देने पड़ेंगे, बाहर रह देते हैं। अंदर आप रहते हैं तो आपको, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको स्टूडेंट कम्युनिटी दिखेगी, आपको कोई दूसरा स्कॉलर दिखेगा, इंटरेक्शन एक तरह के होंगे। जैसे आप बाहर जाते हैं आपको बहुत डाइवर्स इंटरेक्शन मिलता है, रात में क्या चल रहा है, दिन में क्या चल रहा है, वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खासतौर पे जैसे हम लोग को सिंगल सीटर मिला हुआ है, मिला हुआ है। यहाँ पे बाहर हम दिखाते हैं आपको कि ये बाहर जो बालकनी है खासतौर पे,
यहाँ का आप व्यू देखना कि अगर आप निकल के आए यहाँ पे, आपको मतलब दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक वसंत कुंज और जेएनयू का लोकेशन माना जाता है। एक ग्रीन पैच है, आप जब ऊपर से देखेंगे या फिर मैप में देखेंगे तो पूरा ग्रीन कैंपस दिखेगा आपको। हॉस्टल दिखेगा ही नहीं, छोटा तो सा हॉस्टल दिखेगा ये। उसका एक नज़ारा ये है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आप मतलब आप पेड़ देख रहे हैं, खुशनुमा पेड़ देख रहे हैं, तो आप भी खुश हो। चिड़ियों की आवाज आती है, हम मोर भी दिख जाते हैं नीचे। मोर बहुत आते हैं यहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं, आपको सुबह जो है 4 बजे से मोर बोलने लगते हैं, तो सुबह 6 बजे तक मोर की आवाज आती रहती है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं, कोई नहीं, बारिश जब होती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर छत है, यहाँ पे नीचे बैठ के हम लोग ऐसे बैठ के देख सकते हैं। और ये खूबसूरत पार्ट है जो हॉस्टल को केवल बिल्डिंग नहीं होती हॉस्टल, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं डब्ल्यू नुमा हॉस्टल बना दे। हाँ हॉस्टल में क्योंकि हम लोग स्कॉलर्स हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनको नई थिंकिंग भी चाहिए होती है, बिल्कुल। तो वो तभी प्रमोट होगी जब आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा अच्छे से वो करेंगे। आपने अभी देखा कि मतलब एक भले ही एक छोटा सा रूम है, एक व्यक्ति के लिए काफी है, बहुत ठीक है। और मतलब इतना बेहतरीन माहौल आपको दिख रहा है, इतना अच्छा नेचर है। आप सुबह उठेंगे या फिर शाम में भी आप कभी भी बैठ के आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बैल्कनी में जाके पढ़ सकते हैं, अच्छी हवा आती है, पेड़ पौधे इतने और बेहतरीन। सबसे ज्यादा है कि फोर्स नहीं है। जैसे मैं रीडिंग रूम बहुत बार, मैं जो यूपीएससी के जोन में है, मैं कंपेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसको वही नजर आता है कि वही पढ़ाई हो रही है। वहां आप जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि उनको फोर्स किया जा रहा है पढ़ने के लिए। कभी कोई अंधेरे में पढ़ना चाहता है, बगल वालों से आंख बंद करके पढ़ना चाहता है, यहाँ वहां भी बैठ के पढ़ सकते हैं, यहाँ भी बैठ के पढ़ सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं, कभी छत पे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई में क्योंकि इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें हैं। तो ये हॉस्टल है, ये एवरेज प्लस रूम है। मतलब मैं पहले से बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों का ऐसा रूम नहीं होगा। सुजल ने अच्छा ऑर्गेनाइज करा है, हमारे विंग में राहुल भी है, उन्होंने भी अच्छे से अरेंज करा हुआ है। और सबसे खास बात मैं बताऊंगा कि मुझे हॉस्टल में लगता है कि नए लोग मिलते हैं आपको। जैसे मैं सुजल को पहले लोहित में भी मैंने देखा हुआ था, लेकिन यहाँ आके हम लोग का इंटरेक्शन बढ़ा है वहाँ। और सुजल, और क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको हॉस्टल में मजा आता है कि हॉस्टल में वो चीज़ सही लगती है? हॉस्टल में हॉस्टल में और हॉस्टल रूम में देखिए, मतलब मेरा तो हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है कि तीनों टाइम आपको बना बनाया खाना मिल रहा है। ये सही है। ठीक है, क्योंकि मतलब आप एज अ स्टूडेंट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब 3 बार दिन में कुकिंग करें। तो आप हॉस्टल में रहने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टाइमली खाना मिलेगा, ठीक है। आपको अब दूसरी चीज ध्यान देनी है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। तो मेरा मतलब हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि जो है मेस का सिस्टम और का। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब बहुत टाइम पता लगता है। जैसे आप उठे सुबह सुबह 10 बजे भी उठेंगे तो आपके पास 24 घंटे में से 8-10 घंटे सोने और उसका निकाल देंगे तो 10-12 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने। बिल्कुल। तो हॉस्टल में रहने का फायदा है, आपको कहीं भी जाना है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप पैदल चले जाओ। लाइब्रेरी है पास में। हॉस्टल में रहने का एक फायदा ये भी है कि पास में सारा एकेडमिक एरिया और लाइब्रेरी है, तो आप वॉक करते हुए भी चले जाते हैं। और अच्छी बात बताता हूँ कि जैसे ही बेड लगा हुआ है, डिस्कशन जैसे होते हैं तो यहाँ पे बैठ जाएंगे, जैसे हम लोग बैठ गए हैं। तो जो पोजीशन क्या होती है, 4 लोग कितने बैठा है। अगर अगर कभी कमरे में 4 लोग आ गए, डिबेट डिस्कशन हो रहा है, तो दो ही यूजुअल होता है कि अगर आप बैठेंगे जेएनयू में, किसी भी टॉपिक पे डिबेट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर कहीं भी 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो किसी ना किसी मुद्दे पे वो चर्चा निकाल ही देंगे ना, और इंटेंस हो जाती है एकदम। कि अगर आप दोस्त भी हैं तब भी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जो डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, वो जितनी बातें होंगी उतना वार कम होगा, क्योंकि बातें हो रही हैं। बिल्कुल, उतनी क्लियरिटी आएगी लोगों के अंदर, मतलब उतनी समझ बढ़ेगी। मैं जब आया था 2016 में, मतलब इस हॉस्टल में अक्टूबर में, तो मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ कि मेस टेबल पे जाना जाता था कि झेलम और सतलज में मेस टेबल कभी शांति नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पीएचडी स्कॉलर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे पुराने, आपस में इतनी बहस करते थे, आपको लगेगा कि बस लड़ लिए, अब अगली बार से ये लोग बात ही नहीं करेंगे, अब मतलब हो गया। लेकिन फिर रात को डिनर में फिर वही लोग बात करते थे। तो ये खूबसूरती थी इसका। और एक मैं और अभी भी है। बताता हूँ कि जो आइडियोलॉजिकल बैटल्स मीडिया में बाकी जगह दिखता है कि लेफ्ट वर्सेस राइट, ऐसी चीजें बाहर बहुत खतरनाक लेवल पर दिखती हैं, यहाँ पे बहुत बार बहुत फ्रीली आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ये तो बातें हो गई पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स पे बातें नहीं होती, सबसे खतरनाक जो जेन्यू का एस्पेक्ट है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ज्यादा बातें होती हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ का आईआर जो है, वहाँ पे बहुत डाइवर्स, बहुत ज्यादा स्कॉलर्स भी हैं वहाँ पे, और इतना अच्छा सेंटर है वो, और पॉलिटिक्स वाली चीजें भी हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप दिखाने की कोशिश करें कि ये रसियन में सुजल कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा डिप्लोमेसी वाला वो सब जो होता है ना, कॉन्क्लेव होती है, पुंज होता है, वैसे लगा रखा है। ये रसिया का है। ये रशिया का फ्लैग है और ये इंडिया का फ्लैग है। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि जो रूस और भारत के बीच में संबंध है, सांस्कृतिक संबंध से लेकर रक्षा संबंध तक, मतलब सारे उन पे मतलब एक सिंबॉलिक वो है, जेस्चर है।
और चूंकि मैं जो है रशियन का स्टूडेंट रहा हूँ, रशियन लैंग्वेज पढ़ी मैंने, रशियन कल्चर से बहुत ज़्यादा एसोसिएट रहा। तो कहीं ना कहीं भारत के बाद अगर जो दूसरा देश मेरे मतलब सबसे निकट है वो है रूस। तो इसीलिए मैंने मतलब रशिया और भारत का तो लगाया है। सुजल के हिसाब से भारत के बाद अगर दूसरा देश कोई है जो सुजल के बहुत मेरे बहुत करीब है तो वो है रूस। रूस, और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो रूस की और कोई चीज़ है यहाँ पे जो थोड़ी रसियन हो, या आपको लगता है? वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक मतलब रशियन डॉल है, मतलब ये हाथ से बनाते हैं और मतलब एकदम नेचुरल चीजों को यूज करके। ये गेहूं के बाली दिख रहे होगी आपको, गेहूं की बालियां हैं। तो रशियन माइथोलॉजी में मतलब ये एक डॉल मानी जाती है। इसको बोला जाता है कि अगर ये घर में कोई लगाता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप देखिए कि कल्चरल कनेक्ट कितना है। हम भी इसी तरीके की चीजों में मतलब बचपन से सुनते आए हैं और उस चीज पे विश्वास भी करते हैं। तो ये मेरे को बड़ा यूनिक सा लगा था। ये जो गेहूं है ये रसिया का गेहूं ये रशिया का गेहूं है और ये रशिया का पैसा है, ये रूबल है। यहाँ देख है? पाएंगे कि ये 5,000 रूबल है। तो आप और ये कहेंगे कि 10,000 रूबल तो यही रख। तो 10,000 रूबल इंडिया में कितने में कन्वर्ट होगा? 9,000 रुपए के आसपास में है। रूबल का दाम अभी। जब भी ये आईआर का इंपॉर्टेंस है कि हम लोग को लगता है कि सब चीज इकोनॉमिक्स डिसाइड कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स पैसे का दाम भी डिसाइड कर बिल्कुल कि वो यूक्रेन के साथ वॉर में है तो उसके पैसे की कीमत से घट रही है। कट रहा है। अगर वो ज्यादा प्रॉस्पर वो होता है, डॉलर होता है या उस तरह से होता, तो ग्रोथ होती। अगर उस रीजन में पीस होता तो मे भी आज मतलब रूबल जो है हाँ, 11। हाँ 11,000 हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है। अगर शुरू से वर्ल्ड वार कर लें तो तब तो बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक भी यूनिक चीज है, ये रशिया की चीज है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड जो है वो रशिया गई थी तो वो मेरे लिए बना कर लाई थी वहाँ। तो ये पैसे भी साथ में हैं। पैसे भी साथ में। तो नेक्स्ट टाइम जो भी सुजल के रूम पे आए, इस पे नजर ना बनाए, यहाँ से 9,000 का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं कि हम लोग सिंबल्स पे, इन चीज़ों पे यकीन करते रहते हैं। तो जेएनयू का खासतौर पे सुजल का रूम बोरिंग नहीं है। बहुत बार क्या होता है, आपको सिर्फ एक तरह की चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे आपको मैप भी दिखेगा, डिप्लोमेसी वाला कुछ हाँ, मैंने मतलब उस चीज तो ये पीछे। बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी। तो एक बार मैं महाकालेश्वर घूमने गया था, तो महाकालेश्वर में बाबा भैरवनाथ के हाँ, दर्शन नहीं किए तो वो पूरा आपका जो यात्रा है पूरा नहीं मान जाता है। तो ये उन्हीं का साइन है, मतलब सूर्य का साइन है बेसिकली कि सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। मतलब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है सूर्य। तो ये उनकी ही छवि है। और ये मुझे लग रहा है कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इवेंट में गए होंगे आप। ये मैं एज अ इंटरप्रेटर अभी जनवरी में IM टेक्स बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मशीनरी का एग्जीबिशन। तो उसी एग्जीबिशन में एज अ इंटरप्रेटर मैंने मतलब अपना मतलब पूर्वक जो बातें बोलते हैं उसको आप इंटरप्रेट के किसी और को बस। रशियन से इंग्लिश में, इंग्लिश से रशियन में। तो मतलब एज अ मीडिएटर का रोल मैंने अब आप ये निभाया। सोचो कि हम लोग टेक्नोलॉजी देखते हैं तो हमको लगता है केवल बीटेक वालों की जरूरत है, केवल नहीं जरूरत। अब जो बता रहा है कहानियां, जो मतलब मैसेज इधर से उधर करेगा, उसका भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। और जेएनयू इस मामले में बेस्ट है। आईआर के कोर्सेज में फॉरेन लैंग्वेज जो बीए के होते हैं, अब बीए से है ना यहाँ पे। मैं BA से हूँ, BA और MA, फिर उसके बाद PhD। और सुजल की एक अच्छी बात है कि सुजल भी नवोदयन है, मैं भी नवोदयन हूँ, तो हम दोनों नवोदयन हैं। और ये बातें हमको बाद में पता चली, अभी रिसेंटली पता चला कि सुजल नवोदय से हैं और वहां से थोड़े जूनियर पर्सन। आप समझ सकते हैं कि हम लोग का हॉस्टल में रह रहे। ये कौन है कि हम लोग बहुत पुराने हॉस्टल से, मैं बहुत तो पुराने 2004 से हॉस्टल रह रहा हूँ। पे सुजल कौन सी ईयर से रह रहा है? मैं 2006 से भैया। और मेरी हॉस्टल में रहने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है। मैं नवोदय में हॉस्टल में था, उसके बाद मैं आता हूँ हिंदू कॉलेज में। फर्स्ट ईयर मुझे हॉस्टल नहीं मिला था, सेकेंड ईयर में टॉप करने के बाद मैं हॉस्टल में आता हूँ। अच्छा। फिर जेएनयू में जब से हूँ मैं हॉस्टल कोशिश कर रहा हूँ कि हॉस्टल में ही रहूँ, हॉस्टल में क्योंकि एक अलग फील आता है। आप बाहर जाएंगे, थोड़े दिन में रहा हूँ बाहर, इसलिए इसलिए मुझे भी ना कभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके पहले मैं 7 साल नवोदय में रह के आया था। तो हॉस्टल के जो रूल्स हैं, जो एथिक्स है, वो सारे सीख के आया था। बिहेव करना है कैसे। तो सारे सीख के आया था। और जेएनयू के हॉस्टल की एक और खास बात है कि यहाँ पे जेंडर को लेके नहीं है कि लड़कों का हॉस्टल है तो लड़कियां भी अलाउड हैं, यहाँ ख्याल रखते हैं। थोड़ी टाइमिंग होती है रात में 10 बजे तक, 10-11 बजे 10-11 बजे तक रहते हैं। और किसी भी समय आपको एंट्री करनी है गेट पे, आके आप रूम पे रजिस्टर में एंट्री करें। और आके बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खास बातें हैं जेएनयू के रूम के बारे में। इसको और भी सजाया हुआ है सुजल ने, एक बार रूम दिखाने की कोशिश करें कैसे लग रहा है पूरा का पूरा व्यू रूम का। अगर रात में कभी हम रिकॉर्ड करेंगे। बहुत इमरजेंसी होती है तो वैसे मैंने मतलब आसपास जो है लोगों को दवाइयाँ ये नहीं है। बहुत लोगों को ये एक दिन किसी के वो लग गया था, चाकू लग गया था भैया को यहाँ और हमारे। ये मतलब हॉस्टल में सीखा था, ये नवोदय में मेरे को सिखाया गया था कि कहीं भी आप रहें, आपके पास जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो होनी चाहिए। तो ये आज भी मैं रखता हूँ। सुजल के पास फर्स्ट एड का रहता है सामान, जब भी किसी को दिक्कत होती है आवाज लगाते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, किताबें देखने की कोशिश करो, रूम का वाइब देखने की कोशिश करो।
और बहुत सारी चीजें। ये यूपीएससी की किताबें थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद फिर मेरा मतलब मोह भंग हुआ, तो उसके बाद मैं एकेडमिक्स में अपना ध्यान लगा कि एकेडमिक्स में जाते हैं, अच्छा कर सकते हैं एकेडमिक्स में भी, तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। नहीं अच्छा, मेरा है कि इतनी चीज, ये छोटी छोटी किताबें कौन सी है? ये भैया मतलब चूंकि हम पहले नवोदय में ना हिसाब लिखते थे हर चीज का, हाँ, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब इनमें ये थोड़ा फोकस करके लिखा है इसे। हाँ एक दो ऐसी डायरियां होंगी, यहाँ पर रख दी है मैंने, जिसमें मैं जब आया था हाँ हाँ। तो हिसाब लिखता था कि क्योंकि तब कितना खर्च किया। महीने में पैसा हम लोग को लिमिटेड मिलता था नवोदय में, बहुत इंटरेस्ट। तो उसका रखते थे हम लोग की हिसाब। भाई खो गया क्या? अरे हिसाब खो गया लग रहा है, कोई ले गया, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ज्यादा कर्ज था, वो टाप दिया। ये लेकिन अच्छे से हॉस्टल लाइफ का यही खास बात है। बेसिकली ये छोटी छोटी डायरियां हैं, जब मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता था तो छोटे छोटे नोट्स बनाता था, क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक समय में एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड था, तो उसमें क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, आगे के क्या प्लान्स होंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी डायरियां। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये डायरियां कम से कम 8 साल पुरानी है, छोटी छोटी ये डायरियां कलेक्ट करके सब कलेक्ट करके रखी हुई हैं। ये मेरी मतलब पहले काफी लिखता था, मैं कविताएं लिखता था, सुजल के तो हुए। ये चलो मैं पढ़ के सुना देता सबको हूँ। पहला आप सुना। मैं सुना देता हूँ, ये सुजल का लिखा है। और ये कितना क्यूट सा लग रहा है, मतलब ये काफी खूब, ये गिफ्टेड होगा। गिफ्टेड है, ये बर्थडे में एक महिला मित्र ने हाँ, दिया। सुजल की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि ज्यादातर सामान इनको गिफ्ट में ही लेंगी। नहीं नहीं, मैंने बहुत चीजें खरीदी भी हैं क्योंकि सुजल से। खुद भी बहुत स्वीट इंसान है। जैसे हम लोग का ये होता है कि सुजल की कोई भी खाना खाएगा तो हम लोग के रूम पे जस्ट सामने मेरा रूम है, मेरा रूम जस्ट अपोजिट है एकदम, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग वाला वो है तो तो। सुजल कभी भी मिठाई से लेके सारी चीजें हमको मिलती रहती हैं। सुजल का मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ। राइटिंग राइटिंग आपकी है? मेरी है भाई। राइटिंग बहुत अच्छी है सुजल की, राइटिंग दिखाने की कोशिश करो एक बार भैया। ये जब जेएनयू में पहली पहली बार आए थे तब ये मतलब शायद लिखी थी मैंने, यहाँ के एकदम इनकलाबी माहौल को देखते हुए ऐसा कुछ लिखा था। मैं रोता हूँ कि आंसू से आग जला सकूं, मैं रोता हूँ कि आंसू से आग जला सकूं, मैं लिखता हूँ ताकि कलम से इंकलाब ला सकूं। सुजल देव। अभी मतलब ये मुझे लग रहा है कि बहुत यंग रहे होगे जब आपने ये लिखा हुआ है। मैं उन 18 साल का था। 18 साल का। हाँ तो वो वाली लाइन नहीं है कि जब तक आप कितने में हैं, अगर आप कम्युनिस्ट नहीं हैं तो आपके पास दिल नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए पीयूष मिश्रा ने शायद क्या कही है थी। कि जब यंग होते हैं तो अगर आप कम्युनिस्ट नहीं है तो आपके पास दिल नहीं है, और बहुत दिनों के बाद भी अगर आप कम्युनिस्ट है तो तो आपके पास दिमाग नहीं है। तो ये लाइन लाइन बहुत अच्छी है। मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ, ये सुजल का लिखा हुआ है। और ये सब होता रहता है, जैसे हम लोग हॉस्टल में बैठते हैं, इस तरह बैठेंगे तो हम लोग की ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। शायरी पे होगा, लव पे बहुत बात होगी। कल हम लोग कहीं बैठे थे रूम पे जहाँ पे लव पे और लाइफ पे बात हो रही थी, 3-4 घंटे बैठ के उन लोगों ने बातें करी। तो यही जेएनयू का यही खास बात है। और वही खासियत है कि आप जो चीज आप इन कमरों में, इन छोटे कमरों में सीख के जाएंगे, वो आपके साथ जीवन भर रहेंगी। जो क्या बोल सकते हैं, जीवन के सिद्धांत बोल सकता हूँ मैं तो, कि इन छोटे कमरों में जीवन के सिद्धांतों का निर्माण होता है। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो डाइवर्स आईआर के और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं उनसे आपका इंटरेक्शन कराऊं, क्योंकि अभी जो सोसाइटी में आईआर को लेके, चाहे रशियन यूक्रेन वॉर को लेके है, किसी चीज को लेके, लोग के पास बहुत ऊपरी लेवल की इन्फॉर्मेशन है, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है जो जेएनयू वालों के पास है। जैसे आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, लब पे बात करेंगे, तो अलग अलग थिंकर्स लेके आते हैं कि हाँ साइको एनालिसिस के हिसाब से कैसा है, पावर डायनेमिक्स कैसा होता है लव रिलेशनशिप में, तो वो सारी चीजें हैं। और इस डायरी में सुजल ने बहुत सारी पोयम लिखी हुई है। पोयम, और उसके बाद फिर मैं मतलब कभी कभी जब मेरा मन करता था तो मैं मतलब डायरी लिखता था। तो ये मैंने लॉक कर दिया है। और अभी देखने के बाद मुझे लग रहा है कि काफी खतरनाक रूम है, यहाँ पे पैसे वैसे भी लगा रखे हैं सुजल। तो ये अच्छा रूम है, मतलब जिस तरह से सुजल ने ऑर्गेनाइज करा है। मुझे लग रहा है कि जो उधर वाली किताबें हैं वो शायद उतना यूज नहीं हो रही हैं ऐसे, और मतलब ऑर्गेनाइज ऐसे करा है कि यहाँ पे जो किताबें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी जिन पे काम चल रहा है, बेसिकली ये चीजें मैं पढ़ रहा हूँ। और ये एक किताब है, इस किताब का ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में। हाँ, ये रशियन किताब है, ये बेसिकली हिस्ट्री पे बात करती है कि हमारा जो कॉमन एंसेस्ट्री है इंडियंस का या फिर यूरे एशिया का, समझ लीजिए, तो उस पे ये अलग अलग हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला है। तो ये कलेक्शन है, इसमें उपनिषद और भगवत गीता के भी जो रेफरेंसेस है वो भी लिपि भी रशियन का कोई प्रोग्राम था कॉन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पे जो रशियन राइटर्स हैं खासतौर पे, जी। उनके हिंदी अनुवाद की बहुत सारी किताबें थी, स्टोरी थी, और बहुत सस्ते दाम में थी। उनका ऑफिस कहीं संत नगर, उन्होंने बताया है कोई पब्लिकेशन हाउस था,
लेकिन रसियन स्टोरीज तो बहुत फेमस हैं, जो कहानियां हैं, कभी कहानियां हम सुजल से सुनेंगे कि वजह। मेरा इंटरेस्ट एरिया भी भैया वही है, मैं लिटरेचर और कल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ। तो दस्तयेव्स्की से लेकर पुश्किन से लेकर और अभी आपके जो एकदम चंगिज़ आइतमातov एकदम भी जो रिसेंट राइटर्स होंगे तो उन तक का मैंने मुझे अभी नेक्स्ट वीडियो जो सुजल के साथ होगा, वो वीडियो होगा कि जो राइटर्स रहे इंटरेस्टिंग, वो कैसे लिखते हैं, किस तरह के टॉपिक पिक करते हैं, वो एक हिस्टोरिकल हम लेंगे, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि हम लोग कहानियां पढ़ते भी हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ डाली हुई हैं उधर उधर की। बिल्कुल कर सकते हैं या तो किसी पर्टिकुलर वर्क का एनालिसिस कर सकते हैं या तो फिर राइटर्स की अलग अलग राइटिंग्स पे चर्चा कर किताब सकते का हैं। अनुवाद करने का कितना पैसा मिला? इस पूरी किताब का अनुवाद करने का करीबन 3 लाख रुपए 4 लाख और कितना रुपए टाइम लगेगा इसको करने में? मैं काफी समय से कर रहा हूँ, 1 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी किताब है, 800 पन्ने हैं इसमें। तो मतलब करीबन मैंने अभी इसका 70% पार्ट ट्रांसलेट कर कर दिया है? हाँ, 1 साल में। तो अभी मेरे पास समय है इसको सबमिट करने के लिए। क्योंकि अभी ये रसियन में पीएचडी कर रहे हैं। रशियन कैंटल स्टडीज, मैं आईआर का स्टूडेंट। हाँ, आईआर का है। हम लोग जैसे अभी भी हम लोग कोल्ड वॉर वाले एरिया में है, रसिया बोलने, मतलब कि वो पूरा का पूरा। नहीं, वैसे रशिया आपने बोला उसमें सब सीखा गया हो। इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ कि अभी लर्निंग फेज में हैं हम लोग। सुजल आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो होंगे कि जब बड़ी बड़ी जो नई नई किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करने का शायद 10 लाख 20 लाख भी आराम से मिलता है। तो उस शायद प्रैक्टिस के लिए भी कर रहे हैं आपके यहाँ, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए भी और कहीं ना कहीं मेरे रिसर्च का भी मतलब बहुत अहम हिस्सा है ये। तो ये तो अच्छा है कि आप वही पढ़ रहे हैं, वही ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो आपको दूसरी जगह भी काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैलेंडर भी लगा हुआ है और पानी भी व्यवस्था है, इधर पूजा करने का भी स्थान सुजल ने बनाया हुआ है। कभी कभी ध्यान जरूरी होता है आपके जीवन में। बिल्कुल, उस ध्यान का भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे जैसे अगर हम जैसे भी वाइब अच्छी आनी चाहिए, जो भी आपको करके आपको अच्छा फील हो। बिल्कुल, मुझे मतलब मान लीजिए कि एक बढ़िया फ्रेगनेंस की अगरबत्ती जला के और ध्यान करने में अच्छा लगता है तो मैं वो करता हूँ। अच्छा रूम है सुजल का, तो इसी तरह के रूम है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मास्टर्स में आएंगे तो इतना स्पेसियस रूम नहीं मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप भैया एक बार यहाँ दिखाइए। तो मैं ये दिखा रहा था कि कभी भी आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके दोस्त वगैरह आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि या तो वो रात में जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, प्रति गद्दा रखा जाता है हर और रूम ये में। दिखाता है कि एरे ह्यूमन, आप कितने वेलकमिंग हैं। सुजल के बारे में जो सबसे अच्छी बात है, मतलब दो दोस्त हैं मेरे। सुजल को मैं हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरे विंग में लगभग 8-9 साल हो गया मुझे जेएनयू में। सुजल को मैं इनके उस बिहेवियर की वजह से कि ये बहुत वेलकमिंग भी हैं और बहुत लोगों को अच्छा ट्रीट करना जानते हैं। एक दोस्त राहुल है, उसके साथ भी वीडियो बनाऊंगा, 2 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ। वो मेरा फेवरेट स्कॉलर है। वो मेरा फेवरेट स्कॉलर इसलिए है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, अभी सो रहा होगा या कुछ होगा। कुछ भी नई जानकारी जब मिलती है तो वो इंसान खाना सब कुछ छोड़ के वो चीज जानना चाहता है, हाँ, जो कि एज ए ह्यूमन बहुत बड़ी क्वालिटी है। नहीं और वो कहीं से भी मिले। वो मेरा छोटा भाई रह रहा था छोटू, वो कोई सेंटेंस यूज करता है तो दूसरे दिन याद करके आता है कि छोटू वो कौन सी चीज बोली थी, वो ऐसे बताओ। तो ये जो ह्यूमन क्वालिटी है जानने की, और उसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे बहुत बार होता है कि हम जॉब के लिए पढ़ते हैं, वो जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे, भाई जॉब ले सकता है वो। लेकिन तो इस विंग में भी और जेएनयू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डाइवर्स सोचते हैं। और यही रूम है जहाँ से वो खतरनाक थिंकिंग और अलग अलग तरह के लोग पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं। सुजल के साथ हम ऐसी जर्नी करेंगे और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। और रूम अगर आपको ये चाहिए तो आपको पीएचडी में आना पड़ेगा, सेकेंड ईयर। पीएचडी में आना पड़ेगा और मेरे जाने का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं सबमिट करूँ जितना जल्दी। और ये पीछे वाला सामान नहीं मिलेगा, ये सुजल लेके जाएंगे। तो और रूम मिल सकता है। और रूम अगर आप मास्टर्स में लेंगे तो आपको 2 लोग के साथ शेयर करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। अकेले रहते रहते बहुत बार आप बोर हो जाते हैं। तो ये है जेएनयू के रूम की कहानी। ऐसे ही रूम की कहानी और अलग अलग स्कॉलर्स के साथ हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। इधर भी न्यू दिखार में है। इसमें आपको लिटरेचर का कलेक्शन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की किताबें मिलेंगी। तो प्रेमचंद मेरे मतलब एक सर्वप्रिय मुझे मूवी बहुत पसंद है। कौन सी किताब? प्रेमचंद इनका आपका कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, मुझे मतलब आप बात करेंगे अगर लिटरेचर की, तो मुझे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, रशियन लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है जब मैं कंपेयर करता हूँ इन राइटर्स की राइटिंग। बहुत जल्दी हम लोग शूट करेंगे सुजल के साथ। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप चमक देखिए। हम में से जो रूबल है, पैसा है, उसके बारे में जब बात हो रही थी तो पैसे के रूप में बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो किताबें हैं, जो सबसे बड़ा कलेक्शन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वो कलेक्शन किताबें हैं। किताबें हैं। तो ऐसे नॉलेज के पीछे हम लोग चेज कर रहे होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन रूम ऐसे ही होते हैं। तो ये तो रूम टूर था। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे लोगों के साथ जो नॉलेजेबल भी हैं, जो इंगेज भी करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। ठीक है, इतनी मेहनत लग रही है, इतने इंपॉर्टेंट इंसान का मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। लगभग मैंने
1000 रुपए तो वेस्ट कर ही दिए होंगे सुजित। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।